नमस्कार। हिंदी साहित्य वार्ता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ। एनटीए यूजीसी नेट विषय हिंदी की तैयारियों के अंतर्गत हमारी जो पीवाईक्यू सीरीज चली है दोस्तों, उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और इससे पहले हमने बहुत सारी अपने एमसीक्यूज़ या पीवाईक्यूज़ कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक वो वाली हमारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें भी चेक कर सकते हैं। एमसीक्यू के नाम से हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आज हम जो कर रहे हैं दोस्तों, वो कर रहे हैं हम दिसंबर 2018 में हुई हिंदी की परीक्षा, उसमें जो पूछे गए 20 प्रश्न हैं पहले के, वो हम आज इसमें देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। सबसे पहला प्रश्न है, राही मासूम रजा के द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। तो देखिए, राही मासूम रजा के द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि कुछ एक स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उनको ये लगता है जितने भी हमारे पाठ्यक्रम में शामिल उपन्यास हैं, जैसे 7-8 उपन्यास हैं या 11-12 उपन्यास हैं, उनको ही वो याद करने लग जाते हैं कि उन्हीं से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि ज़्यादातर जो कुछ एक चीज़ें जैसे उपन्यास चिन्हित किए हैं कि इन्हीं उपन्यासों से पूछे जाएंगे, वो हो सकता है कि वो उनसे ही आए, या जो कथन आता है हमें कि किस उपन्यास का, वो उससे हो सकता है। लेकिन इसके अलावा भी जो हमारी दूसरी इकाई है, देखिए वहाँ पर भी हमें ये सारी विधाएँ पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर ये दी गई हैं। तो इसलिए जो अन्य उपन्यासकार हैं उनको भी हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं उसके बारे में भी हमें थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। तो ना सिर्फ अपने 12-13 जो उपन्यास हमें लगे हैं वही पढ़ने हैं, बल्कि अन्य जो उपन्यास हैं प्रमुख, उनके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर राही मासूम रजा के बारे में पूछा गया है कि उनके द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। दिल एक सादा कागज, टोपी शुक्ला, कटराबी आरजू और समर शेष है। तो देखिए, इनका इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प नंबर डी, समर शेष है। समर शेष है किसका उपन्यास है? यह है विवेकी राय का। और इन्होंने कब लिखा था इसको? 1988 में, 1988 में लिखा था। और इसमें देखिए क्या है कि पूर्वांचल के जो किसान मजदूर हैं उनके शोषण एवं उनके संघर्ष की कथा है ये समर शेष है, ठीक है ना। विवेकी राय का उपन्यास है और 1988 में। क्लियर है? मजदूर और किसानों के शोषण और संघर्ष की कथा है ये, ठीक है। अब आते हैं पहले के जो 3 उपन्यास हैं। देखिए, दिल एक सादा कागज, तो ये राही मासूम रजा का उपन्यास है। तो इसमें देखिए क्या है, ये पाकिस्तान में स्थानांतरित भारतीय मुसलमानों के मोहभंग की कथा है, दिल एक सादा कागज। और ये लिखा था राही मासूम रजा ने 1973 में, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए कि पाकिस्तान में जो स्थानांतरित भारतीय मुसलमान थे उनके मोहभंग की इसमें क्या है, स्थिति है। तो मोहभंग क्या होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं, ठीक है। दूसरा उपन्यास है, देखिए इसमें दिया हुआ टोपी शुक्ला। तो टोपी शुक्ला भी राही मासूम रजा का ही उपन्यास है और ये इन्होंने लिखा था 1969 में। तो इसमें देखिए क्या है, हिंदू मुस्लिम संबंधों की समस्या का चित्रण मिलता है इसमें। तो देखिए दोनों उपन्यास कैसे हैं, एक तरीके से जो हिंदू मुसलमानों की ही बात कर रहा है। दिल एक सादा कागज में भी है जो भारतीय मुसलमान है, और टोपी शुक्ला में क्या है, जो हिंदू मुस्लिम संबंधों की समस्या दी गई है। और तीसरा जो है, देखिए विकल्प नंबर सी, कटरा भी आरजू। तो ये वाला उपन्यास भी किसका है? राही मासूम रजा का है। 1978 में लिखा था। और इसमें भी इन्होंने क्या किया कि इलाहाबाद के एक मोहल्ले में क्या है, जो हिंदू मुस्लिम की कहानी का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। तो तीनों के तीनों इनके जो उपन्यास हैं, देखिए कैसे हैं, हिंदू मुस्लिम के ऊपर लिखे गए उपन्यास इनके हैं। जबकि समरशेष जो है वो किस पर है? किसान मजदूरों के शोषण पर, ठीक है। और ये इसलिए इनसे थोड़ा सा विषय से भी भिन्न है और रचनाकार के तरीके से भी ये भिन्न है, क्योंकि इसके रचनाकार कौन है? विवेकी राय हैं। क्लियर है? तो ये हो गया प्रश्न नंबर 1। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। संस्कृत का कोई भी शब्द मन चाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। उपयुक्त विचार किस विद्वान का है? रामविलास शर्मा, सुनीति कुमार चटर्जी, जॉर्ज ग्रियर्सन, नामवर सिंह। तो देखिए ये वाले जो पंक्ति है ये किसने कही है? ये कही है विकल्प नंबर 1, देखिए रामविलास शर्मा। तो रामविलास शर्मा ने कहा है कि संस्कृत का शब्द मन चाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। अब हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3। ये कहता है कि निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? तो देखिए सतसई की रचना, जो हमारे ये रीतिकालीन कवि हैं, इनके बारे में देखिए हर बार ये इस तरीके से पूछा जाता है, या तो सतसई वाला जैसे पूछा गया इस तरीके से प्रश्न पूछते हैं, या फिर जो सर्वांग निरूपक हैं, है ना, कवि कौन से हैं जो हमारे रीतिकालीन हैं, उनके बारे में भी हमें जानकारी होना चाहिए कि उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए सतसई पूछा गया है कि किस कवि ने सतसई नहीं लिखी है। जैसे अमीर दास हो गया, मतीराम, चिंतामणि और राम सहाय। तो इनमें से देखिए अमीर दास, इन्होंने कौन सी सतसई लिखी है? ब्रजविलास सतसई।
जबकि मतीराम की है सतसई के नाम से ही सिर्फ, जबकि राम सहाय ने लिखी है देखिए राम सतसई। फिर आता है आपकी चिंतामणि, तो चिंतामणि ने सतसई नहीं लिखी है, तो इसलिए इसका विकल्प नंबर 3 क्या होगा, सही होगा। और चिंतामणि की जो प्रमुख रचनाएं हैं देखिए वो है रस विलास, छंद विचार, पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कविकुल कल्पतरु, कृष्ण चरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित विचार और रामायण। तो इसमें हमें सतसई कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, इसलिए इसका जो उत्तर होगा देखिए वो होगा चिंतामणि, विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, वटवृक्ष की छाया में किस लेखक की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई है। तो देखिए वटवृक्ष की छाया में जीवनी है ये, और किस लेखक की स्मृति को सुरक्षित करने के लिए लिखी गई है ये। देखिए कमलेश्वर या अमृतलाल नागर या फिर अमृत राय या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए वटवृक्ष की छाया में जो है ये लिखा गया था किसकी स्मृति को सुरक्षित करने के लिए, अमृतलाल नागर के। ठीक है, तो ये लिखा किसने है, अमृतलाल नागर के बेटे कुमुद नागर ने 2004 में। ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या कहते हैं कि इसमें एक और नागर परिवार की 4 पीढ़ियों की गाथा है इसमें। ठीक है, किसमें, जो आपका ये वटवृक्ष की छाया में है, नागर परिवार की 4 पीढ़ियों की गाथा, और दूसरी ओर पिताश्री अमृतलाल नागर जी की जीवन कथा, जो कुमुद जी ने एक भावुक पुत्र की भांति नहीं बल्कि एक संवेदनशील कलाकार की हैसियत से लिखी है। तो ये बात वटवृक्ष की छाया में के लिए कही जाती है। ठीक है, तो विकल्प नंबर बी इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है। तो ये वाला प्रश्न हम बहुत बार कर चुके हैं, है ना। जो बोलियों से एक प्रश्न हर बार पूछा जाता है, जो भी हमने अभी तक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं बोली से एक प्रश्न पूछा गया है। तो इसके लिए मैंने पहले भी आपको कहा कि वो वाला चार्ट आपको याद कर लेना है ना। तो इसका जो सही उत्तर होगा देखिए भोजपुरी में जो नहीं आती है आपकी वो है छत्तीसगढ़ी। तो छत्तीसगढ़ी किसके अंतर्गत आती है, ये आती है आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। ठीक है, तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 आती है देखिए, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 जो बोलियां आती है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। क्लियर है। तो बाकी की जो 3 है वो किस में आती है, बिहारी हिंदी में। नेक्स्ट है देखिए मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास। मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास देखिए कौन सा है, चंद हसीनों के खतूत, आदर्श दंपति, सत्याग्रह या फिर पाप और पुण्य। तो मुरारी और नरगिस जो है उपन्यास के पात्र देखिए वो हैं चंद हसीनों के खतूत के, और ये लिखा था 1927 में पांडे बेचन शर्मा उग्र जी ने। तो इसमें देखिए हिंदू और मुस्लिम है ना, तो जैसे नरगिस और मुरारी 2 है ना, हिंदू और मुस्लिम नेम है, तो इनके प्रेम एवं विवाह का चित्रण इसमें देखने को मिलता है नरगिस और मुरारी के। ठीक है, तो चंद हसीनों के खतूत इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है देखिए तपेदिक की मरीज मन्नो की कथा किस कहानी में चित्रित है। बादलों के घेरे, मैं हार गई, जिंदगी और गुलाब, सुहागिन है। तो देखिए तपेदिक की मरीज मन्नो है ना, तो इसका जो सही उत्तर होगा देखिए विकल्प नंबर ए, बादलों के घेरे। तो बादलों के घेरे किसकी कहानी है, ये है कृष्णा सोबती की, और उन्होंने लिखी थी 1980 में। तो इसी की जो प्रमुख पात्र है मन्नो। ठीक है, अगला प्रश्न है देखिए सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती, यह विचार किसका है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, मुनिजिन विजय, धीरेन्द्र वर्मा। ये वाला प्रश्न भी हमने जब सिद्ध और नाथ साहित्य के बारे में हम पढ़ रहे थे वहाँ पर विस्तार से हमने इसके बारे में चर्चा की है कि सिद्ध और योगियों की रचनाओं को किसने ऐसा कहा है कि वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती हैं। तो ये बात कही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो आपने एक चीज़ यहाँ पर नोटिस की होगी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जिक्र जहाँ कहीं भी जिस भी प्रश्न में मिलता है अधिकतर मतलब 60% आप ये मान के चलो कि वहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल सही होगा। अगर आपके दिमाग बिल्कुल बंद हो गया है तो आप शुक्ल की ओर जा सकते हैं, पर हर बार नहीं। ठीक है, तो इस बात को आपने ध्यान रखना है। तो इसका जो सही उत्तर है देखिए शुक्ल, इसीलिए तो कहा था कि उन्होंने सांप्रदायिक कहकर उन रचनाओं को अपने साहित्य के इतिहास में जगह नहीं दी थी, है ना। नगेंद्र ने ये बात कही थी। आगे देखिए हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता हैं ठाकुर जगमोहन सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, गुरु भगत सिंह और श्रीधर पाठक। तो हिंदी में जो ऋतु संहार लिखी है देखिए ये लिखी है श्रीधर पाठक ने। विकल्प नंबर डी इसका सही होगा। वैसे ऋतु संहार किसकी रचना है, कालिदास की। ठीक है ना। आगे आता है देखिए अगला प्रश्न, हरि अनंत हरि कथा अनंता कह सुने ही बहुविधि सब संता। राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने ये सब बातें किससे कहलवाई हैं। तो राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने ये बातें किससे कहलवाई हैं, तुलसीदास की स्वयं की उक्ति है या फिर काकभुसुंडी से। तो कहलवाई है ना, तो तुलसीदास स्वयं क्यों कहेंगे इनको, काकभुसुंडी, याज्ञवल्क्य या फिर शिव। तो ये बात किससे कहलवाई थी,
ये कहलवाई है शिव से। विकल्प नंबर डी इसका क्या होगा, सही होगा। क्लियर है। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। रस गगन गुफा में अजर झरे, अजपा सुमिरन जाप करे। उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त गगन गुफा का अभिप्राय क्या है? देखिए, मूलाधार चक्र, सहस्त्रार चक्र, अलौकिक गुफा या फिर आसमान में स्थित गुफा। तो इसका जो सही उत्तर होगा देखिए वो होगा विकल्प नंबर बी, सहस्त्रार चक्र। तो सहस्त्रार चक्र क्या होता है? देखिए, सिर के शिखर पर स्थित है। इसे हजार पंखुड़ियों वाले कमल, ब्रह्मरंध्र, ईश्वर का द्वार या लक्ष्य किरणों का केंद्र भी कहा जाता है, क्योंकि यह सूर्य की भांति प्रकाश का विकिरण करता है। सहस्रार चक्र का कोई विशेष रंग या गुण नहीं है, यह विशुद्ध प्रकाश है जिसमें सभी रंग हैं। ठीक है, तो रस गगन गुफा का अभिप्राय क्या है यहाँ पर? सहस्रार चक्र है। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन से पश्चिमी विचारक 20वीं सदी में मौजूद नहीं थे? ठीक है, विकल्प हैं देखिए, सिगमंड फ्राइड, आई रिचर्ड्स, बेनेडिक्टो क्रेचे या फिर सैमुअल टेलर कॉलरिज। क्लियर है। इसमें से हमने देखना था कि 20वीं सदी में मौजूद कौन नहीं थे। अगर हम सिगमंड फ्राइड के बर्थ की बात करें या फिर इनके समय की बात करें तो ये हुए 1859 से 1939 तक, जबकि आई रिचर्ड्स इनका समय रहा 1893 से 1979। बेनेडिक्टो क्रोचे की बात करें तो ये हुए 1866 से लेकर के 1952 तक। तो सैमुअल टेलर जो कॉलरिज का समय देखिए वो है 1772 से 1834। तो ये थे 19वीं सदी में, जबकि ऊपर के जो तीन हैं ये तीनों क्या हैं? 20वीं सदी के हैं। तो इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प नंबर डी, सैमुअल टेलर कॉलरिज। तो यहाँ से इस तरीके से ये प्रश्न बन गया है। दूसरा प्रश्न इस तरीके से भी बनने की संभावना है यहाँ पर कि इनको कालक्रम अनुसार रखो, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। इनका जीवन काल कब से कब तक रहा है। क्लियर है। सबसे पहले आएगा आपका सैमुअल टेलर कॉलरिज 1772, उसके बाद सिगमंड फ्राइड 1859, ठीक है, उसके बाद आएगा क्रोचे 1866, फिर आई रिचर्ड्स 1893। तो इस तरीके से आपने इनको याद करना है। नेक्स्ट है देखिए, भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई, तो इसको तो देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये हम पहले से ही भक्ति काल के बारे में जब पढ़ रहे थे तो उसको हमने देख लिया था। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हम सब जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये बात कही है। फिर आता है प्रेम शतक के रचनाकार। तो देखिए, सीधा प्रश्न पूछा गया है टू द पॉइंट कि रचना दी है, उसका अपने रचनाकार के नाम बताना है। तो प्रेम शतक जो लिखी है देखिए, ये लिखी है वियोगी हरि ने। तो वियोगी हरि ने लगभग 40 पुस्तकें रची हैं और इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं देखिए, भावना, प्रार्थना, प्रेम शतक, आधुनिक युग, साहित्य विहार, वीर सतसई, प्रेम पथिक। तो आप इनको वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं इसके अलावा रची हैं प्रेम शतक के अलावा। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, वियोगी हरि, प्रेम शतक के रचनाकार। नेक्स्ट है देखिए, कि आरे नव जौबन अभिरामा, जत देखल तत् कहिए न पारिय, छौ अनुपम एक ठामा। रूप वर्णन करने में असमर्थ है, या फिर आंशिक रूप से रूप वर्णन करने में समर्थ है, या फिर रूप वर्णन करने में संभ्रम की स्थिति में है, या फिर रूप वर्णन करने में असमर्थ है। इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा देखिए वो होगा विकल्प नंबर डी, रूप वर्णन करने में वो क्या है? असमर्थ है। ठीक है। नेक्स्ट है देखिए, हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण हैं आत्मनिष्ठ, जीवन सापेक्ष, लोक निरपेक्ष या फिर लोकहित रक्षक। तो देखिए, हरिदासी संप्रदाय के जो राधा और कृष्ण हैं वो कैसे हैं? वो हैं लोक निरपेक्ष। तो इसको अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है? सखी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। और किसका? ये हरिदास जी का है। स्वामी हरिदास ने इसके स्थापना की है, हरिदासी संप्रदाय की। क्लियर है। तो ये चीज़ें इसके बारे में महत्वपूर्ण है। लोक निरपेक्ष इसके राधा और कृष्ण। निम्नलिखित में से कौन सी रचना ज्ञा प्रसाद शुक्ल स्नेही की नहीं है? तो स्वप्न है, प्रेम पचीसी है, कुसुमांजलि और कृषक क्रंदन। तो देखिए, ज्ञा प्रसाद शुक्ल स्नेही इनकी रचना नहीं है। स्वप्न जो सबसे पहली रचना है देखिए, विकल्प नंबर ए, ये इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि स्वप्न किसने लिखी थी? ये लिखी थी राम नरेश त्रिपाठी ने 1929 में। ठीक है, तो राम नरेश त्रिपाठी की रचना है स्वप्न। बाकी की जो तीन हैं ये किसकी हैं? शुक्ल स्नेही की हैं। और इसके अलावा इन्होंने लिखी है देखिए, त्रिशूल तरंग, राष्ट्रीय वीणा और करुणा कादम्बिनी। ठीक है, तो ये रचनाएं भी किसकी हैं? प्रसाद शुक्ल स्नेही की, जबकि स्वप्न है राम नरेश त्रिपाठी की। क्लियर है। फिर आता है 19वां प्रश्न, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद किस नाटक का है? तो देखिए, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है,
ये वाला जो पंक्तियां हैं ये है विकल्प नंबर ए, देखिए लहरों के राजहंस। आषाढ़ का एक दिन, पैर तले की जमीन या फिर आधे अधूरे भी हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा लहरों के राजहंस, जो पहली ए, जो विकल्प है वो इसका उत्तर होगा। और किसने ये पंक्तियां कही हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। लहरों के राजहंस मैंने बता दिया। और ये किसके नाटक हैं? मोहन राकेश के। ठीक है, तो ये हो सकता है कि ये वाली पंक्तियां फिर से पूछी जाएं कि अब इस तरीके से पूछा जाए कि ये किसकी हैं, तो इसके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। तो आप इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा और मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बता सकते हैं। आज का आखिरी प्रश्न हम देख लेते हैं। अनुभूति के द्वंद्व से ही प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। उक्त पंक्तियां किस निबंध से उद्धृत हैं? तो देखिए ये वाले जो निबंध दिए गए हैं यहाँ पर, ये सारे के सारे किसके हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के चिंतामणि भाग 1 में ये संकलित हैं। भाव या मनोविकार, करुणा, श्रद्धा, भक्ति या फिर उत्साह। तो इसका जो सही उत्तर होगा देखिए भाव या मनोविकार, विकल्प नंबर ए। तो इसके अलावा जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो निबंध है वो कौन सा है? वो है कविता क्या है। तो हो सकता है अब उससे पंक्तियां पूछ ली जाएं, तो उनको याद करना बहुत ज़रूरी है। तो ये थे आज के 20 प्रश्न। अगर इन प्रश्नों में कुछ एक मुझसे त्रुटियां रह गई हों तो आप बेझिझक मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो फिर मिलेंगे नई ऊर्जा और नई स्फूर्ति के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।